हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी1 ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपके पास यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी बेसिक सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी विजिबल रीजन यूज करेंगे किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। थोड़ी सी मैंने आपके पास जो टर्म्स हैं जो आपके पास रेडिएशन से कनेक्टेड रहती हैं, या आपके पास जो रेडिएशन जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके साथ में जो टर्म्स हम डिस्कस करते हैं वो आपके पास डिस्कस कर ली है, जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारी मैंने आपके पास वहां पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, पहले मैं काम करता हूं, जो आपके पास यहाँ पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें एनर्जी लेवल्स रहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये E1 एनर्जी लेवल है और दिस इज एनर्जी लेवल E2 है। ठीक है, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जो आपके पास यहाँ पे है दैट इज, ठीक है, कहाँ पे, इस यहाँ पे है। अगर मैं इसको एनर्जी सप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, एनर्जी सप्लाई करता हूँ बाहर से। ठीक है, ये मैंने बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दी मान लीजिए। ठीक है, ये लाइट ने इसको एनर्जी सप्लाई की, तो ये क्या कर सकता है, ये हायर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है ऊपर। ठीक है, और अगर ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो मतलब ये क्या बन जाएगी फिर, अभी आपके पास, अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन उसके बाद ये जब आपके पास एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, जैसे अब आपके पास ये है, ये ऊपर चला गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, मान लीजिए ये चला गया ऊपर, ये, और यहाँ पे मैंने एक्साइटेड स्टेट बना दी। तो आपको मैंने बोल दिया कि एनर्जी लेवल ये कौन सा था, E1, और ये कौन सा था, E2 था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, डेल्टा E आएगा, या आपके पास डेल्टा E लिख सकते हैं आप, क्या, E2 माइनस E1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस या E1 की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप क्या करते हैं, जैसे कोई मैंने मैटर ले लिया, ये मैटर है मेरे पास, इस पे मैं लाइट फेंक रहा हूं, तो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो सकती है। ठीक है, कुछ पार्ट आपके पास जो लाइट का वो एब्जॉर्ब हो सकता है और कुछ क्या हो सकता है, वो एमिट हो जाएगा उसका। ठीक है, अब आपके पास देखिए, मैं बोल दिया आपके पास कि मान लीजिए ये लाइट मैं फेंक रहा था, एक मैटर बनाता हूं आपके पास, ये आपके पास मैं कोई मैटर बना दिया, ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के ऊपर मैंने लाइट फेंकी थी, तो लाइट मैंने फेंक दी यहां से। अब ध्यान से देखना मैंने क्या बताया, ये लाइट मैंने यहां से फेंकी, ये, ठीक है, और ये जो लाइट मैंने फेंकी है इसके पास अलग अलग जो है ये एनर्जी की रेडिएशंस है, मतलब लाइट फेंक दी है। अब जब ये लाइट जब पास करी यहां से, ठीक है, तो यहां से ये जो येलो कलर की है ये इसने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन बाहर क्या आ गई, रेड कलर की लाइट आई ओनली। ठीक है, कौन सी आई, ओनली रेड कलर की। तो अभी मुझे इसका पता नहीं है कि रेड कलर की लाइट आई, मतलब आगे आ गई। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको किससे पास करूंगा, दैट इज, अगर मैं इसको किससे पास करता हूं, एक प्रिज्म से पास करता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ये लाइट जो है पास करेगी प्रिज्म से, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक स्क्रीन में लगा देता हूं, ये स्क्रीन मैंने लगा दी। तो यहां पे मैं नोटिस करूंगा कि यहां पे ये वाले लाइट तो दिखेगी, ये वाली रेड वाली तो दिख रही है। ठीक है, लेकिन कुछ एक मिसिंग होगी, कौन सी वाली, येलो वाली। तो मीन्स टू से, अगर मैं क्या करता हूं, जो आपके पास यहाँ पे जो लाइट जब मैंने फेंकी, ठीक है,
तो उस फेंकी हुई लाइट से जो आपके पास मतलब अगर मैं उसको प्रिज्म जो फेंकी हुई लाइट के बाद जो आपके पास रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ठीक है, अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ, ये क्या है, प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, अब मैं इसको प्रिज्म से पास करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक लाइट जो है एब्सेंट दिखती है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए येलो कलर के जो बैंड्स थे वो क्या है, अब आपके पास एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, इस सब्सटेंस ने ये जो येलो कलर की लाइट है इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही एक्चुअल में आपके पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें कि आपके पास जैसे मैं लाइट फेंकूंगा तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो पास कर गई इसमें से, ठीक है, जो इंसिडेंट के बाद आगे निकल गई, इंसिडेंट से अब आपके पास क्या होगी, ट्रांसमिटेड लाइट है, अगर जो निकल गई, ठीक है, ये कौन सी है, ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये निकल गई, इसको अगर मैं प्रिज्म से पास करता हूं तो अगर स्क्रीन पे फेंकता हूं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो कुछ एक लाइट जो है, जिनकी फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो उसी को मैंने क्या बोला, अब आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोला, एब्जॉर्ब कर लिया इसने उसको, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, एब्जॉर्प्शन। और हुआ क्यों ऐसा, बेसिकली जो मैं लाइट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दैट इज यूवी विजिबल लाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सी यूज कर रहा हूँ, यूवी विजिबल लाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो यूवी विजिबल लाइट है, ये इसकी एनर्जी इतनी होती है कि आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं आपके पास यहाँ पे, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या है कि जो एनर्जी है दैट इज डेल्टा ई जो होती है वो किसके बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, किसके बराबर, जो यूवी विजिबल लाइट है जितनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो यूवी विजिबल रीजन जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सके, ट्रांजिशंस हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो यूवी विजिबल में हम करने क्या वाले हैं, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बताया कि क्या मतलब आपके पास कुछ एक लाइट की रीजन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अगर कोई सब्सटेंस, तो अब आपने जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको जब स्टडी करना है तो उसी के थ्रू हमने क्या करने हैं, एनालिसिस करनी है कंपाउंड की, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कंपाउंड जो है डिफरेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट एक्सटेंट तक उस रेडिएशन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब अब आपके पास अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की एनालिसिस करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वही आपके पास मतलब आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मींस टू से यहाँ पे हमने इन लाइट की वजह से क्या करवा दी, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस करवाई, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस करवाई। और आपको इलेक्ट्रॉनिक जब एक्साइटेशंस में आपके पास यहाँ पे बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे मीन्स टू से एक एनर्जी लेवल दैट इज एक फर्स्ट एनर्जी लेवल ये इवन था, इससे आपके पास दूसरे एनर्जी लेवल पे क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस। बट एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो इंक्रीज करी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, ये आपके पास ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या कर गई, राइज कर गई। तो अगर ये एनर्जी राइज कर गई, देखो तो आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे जब ये इसने राइज की तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक ही जो ट्रांजिशन है वो हो, वहां पे आपके पास रोटेशनल एनर्जी भी इसकी इंक्रीज कर सकती है या वाइब्रेशनल एनर्जी भी इसकी इंक्रीज कर सकती है किसी मॉलिक्यूल की। एक ध्यान रखना है आपने, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम मेरे पास आ रहा है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल यहाँ पे बैंड्स आए, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली एटम के लिए बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से इकट्ठे इकट्ठे क्या बैंड आए, ठीक है, मतलब इकट्ठे इकट्ठे बैंड मतलब इस तरीके से बैंड आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आगे फिर बैंड आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने नोटिस किया है वो बैंड्स किस में आते हैं, बेसिकली वो मॉलिक्यूल के केस में आते हैं। जब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को किसके मॉलिक्यूल्स के लिए स्टडी करता हूं तो आपके पास क्या आ सकते हैं, बैंड्स आ सकते हैं। और अगर आपके पास एटम के लिए स्टडी करता हूं तो सिंपली आपके पास क्या आ सकता है, लाइंस आ सकती है, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला कि जब आपके पास ये एक्साइटेशंस होंगी तो एक्साइटेशंस करवाते वक्त
जो एक्साइटेशन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रही है तो उसमें आपके पास इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो हो रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसमें कि क्या रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज भी राइज करे। और रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी राइज करने का मतलब ये हुआ कि वहां पे ट्रांजिशंस हो सकती हैं, किसके बीच में, ट्रांजिशंस बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। वहां पे जो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उसके बीच में भी क्या हो सकती हैं, ट्रांजिशन हो सकती है एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो देखो मैं इसमें ज्यादा नहीं डिस्कस करने वाला अभी आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक्साइटेशंस होंगी, क्योंकि इसको आगे हमने फर्दर डिस्कस करना है जब यूवी विजिबल के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल्स होते हैं वो भी आगे डिवाइडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सिंपली इस तरीके से होंगे, मॉलिक्यूल के केस में ये डिवाइडेड होते हैं, किसमें, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें भी क्या हो सकता है, ट्रांजिशंस हो सकती है। अगर वहां भी ट्रांजिशंस हो सकती हैं तो मतलब मल्टीपल आपके पास फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस जो है वो क्या हो सकती हैं, एब्जॉर्ब हो सकती हैं, और आपके पास क्या बन सकता है, जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा था उसकी जगह क्या आ सकता है, बैंड स्पेक्ट्रा आ सकता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जो मैं बात जो है बताना भूल गया, कि जो एक्साइटेशंस हैं दीज आर क्वांटाइज्ड। क्या है वो, क्वांटाइज्ड, मतलब आपके पास यहाँ पे जितना एनर्जी लेवल है उतनी ही आपके पास क्या होगा, जो एनर्जी की अगर फोटोन मिल रहा है उसको, तभी आपके पास यहाँ पे क्या होगी, एक्साइटेशंस होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपके पास जो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको थोड़ा डिटेल में देखना है, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, जो एब्जॉर्प्शन लॉज हैं उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरियस एब्जॉर्प्शन लॉज, एक्चुअल में आपके पास जो लाइट है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, वेरियस एब्जॉर्प्शन लॉज। तो इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो लॉ है दैट इज बियर्स लॉ, दैट इज बियर्स लॉ। तो अगर मैं बियर्स लॉ की बात करूं तो बहुत सिंपल है, क्या कि यहां पे जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो आपके पास किसकी एब्जॉर्प्शन, लाइट की एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द दैट इज कंपाउंड, ठीक है, इनसाइड द सॉल्वेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये भी ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, मैं इसमें यहां से लाइट पास कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें आपके पास मैं यहां से लाइट पास कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, C2। तो C1 कंसंट्रेशन है जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, C2। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कंसंट्रेशन के। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी किसकी, लाइट की, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझा देता हूं कि क्या, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, when a beam of monochromatic light, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक लाइट is passed through a sample, passed through a sample, then, ठीक है, the absorption of light, the absorption of light is directly proportional to, is directly proportional to what, to the concentration ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया मैंने। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं आपके पास। यहाँ पे ये आपके पास एक कंपाउंड है जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैं लाइट पास कर रहा हूँ, ये लाइट्स जा रही है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ है। ठीक है,
जब ये पास कर रही है इससे मीडियम से, तो दिस इज इंसिडेंट लाइट। तो अभी इसकी जो इंटेंसिटी थी आई नॉट थी, बाद में इसकी क्या इंटेंसिटी बची, आई बची, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है सी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज, क्या बोला मैंने, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हो आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को, दैट इज लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई से, किससे रिप्रेजेंट करते हो, दिट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। चलो यहां लिख दिया मैंने, दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये एब्जॉर्प्शन है। तो मीन्स टू से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई जो है, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है तो मैंने अभी आपके पास बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। इसका मतलब अगर मुझे इसको लिखना हो तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन ये अगर मैं बात करूं बियर लॉ, तो ये बियर लॉ सिंगली आपके पास सब कुछ नहीं मतलब एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। तो इसको अगर सब कुछ बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है तो हमें इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक और लॉ की जरूरत पड़ती है, दैट इज सेकंड जो है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ अगर आपके पास कभी भी आए, अगर आप भूल जाते हैं तो एल मीन्स टू से लेंथ से समझ जाना, तो उसी से आप समझ जाएंगे लैम्बर्ट लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ में क्या होगा आपके पास, बेसिकली व्हेन, सिंपल है, बस आपने याद रखना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थ्रू लेंथ ऑफ द मीडियम, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था पहले, अब मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ मीडियम की बात करनी है, ठीक है। तो मतलब व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको इक्वेशन 1 मान कर चल रहा हूं मैं अभी, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट is passed through a light is passed through a solution then the absorption of light is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज द लेंथ ऑफ द मीडियम, कैसे, मतलब अब आपके पास देखिए स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, देखो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो ये लेंथ ले ली मैंने इसकी, ठीक है, ये एल है यहाँ पे लेंथ, ये लेंथ है एल, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ से लाइट मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइट पास कर रहा हूँ तो ये मैं लाइट यहाँ से पास कर दी, ठीक है। और इसकी जो इंसिडेंट लाइट की जो आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी थी, और आई इज द रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, जो आपके पास लास्ट में इसकी इंटेंसिटी बची है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, किससे, यहाँ पे अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, मतलब देखो लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई क्या है अब आपके पास, दैट इज, अब आपके पास ये है, आपके पास क्या, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन हो गई है, तो इसका मतलब लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मीडियम, दैट इज एल। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले सकता हूं। देखिए आपके पास दोनों चीजें जो है, बड़ी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियर कर रही हैं, एक कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है, एक लेंथ के बारे में बता रहा है, लेकिन दोनों दोनों जो है वो अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे हैं, दोनों सेम चीज नहीं बता रहे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रहे हैं। तो मतलब सिंगली ये दोनों जो है कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों लॉज को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इकट्ठे कर देते हैं। तो अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए उन दोनों लॉज को इकट्ठा कर देते हैं और उसको एक लॉ बना देते हैं अलग, दैट इज कॉल्ड एज बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ, तो बियर लैम्बर्ट लॉ में क्या होगा अब आपके पास, मतलब कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ मीडियम की बात करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा मैं कि चलो एक काम करता हूँ, यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ। तो ये डायग्राम बना दी मैंने आपके पास, और इस डायग्राम में मैंने आपको पहले कहा कि ये लाइट आ रही है यहाँ पे, और इसकी जो इंटेंसिटी है पहले वो क्या थी, आई नॉट इनिशियली, और बाद में जब वो पास करके निकल गया आगे लाइट, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी बची, आई,
ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी बची I। अगर मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है दैट इज C, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि इसकी जो लेंथ है दैट इज L, इसकी जो लेंथ है मीडियम की वो क्या है, L है, ठीक है। तो अब मुझे आगे स्टडी करना है इसको, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, monochromatic beam of light is passed through a sample, ये सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक है, then the absorption or decrease in intensity of light, then the absorption of light is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अब आपके पास, अब आप बता सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ मीडियम। जो आपके पास मीडियम है जिसमें आपके सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप अपने आप अगर आपने इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक सैंपल है जिसकी लेंथ L है, आपके पास कंसंट्रेशन C है, उसमें आपके पास लाइट पास कर रही है I नॉट आपके पास, तो इनिशियली इंटेंसिटी I नॉट थी, बाद में I थी, ठीक है। तो अब आपके पास जो है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, फिर मैथमेटिकली क्या बन गया अब आपके पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब लॉग ऑफ I naught over I is the absorption of light will be directly proportional to C into L, क्योंकि इन दोनों के थ्रू मैं आपके पास यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, तो अगर मैं हटा दूं तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ I नॉट ओवर I इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन C इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले बता दिया था आपको वैसे I नॉट क्या है, तो चलो I नॉट को रिप्रेजेंट कर देता हूं, intensity of incident light, intensity of incident light, I is the intensity of reflected light, ठीक है, या ट्रांसमिटेड लाइट ज्यादा बेटर एक वर्ड है, रिफ्लेक्टेड नहीं रहेगा बेटर, तो ट्रांसमिटेड लाइट, और उसके बाद C is the concentration of solution and L is the length of medium, ये तो अब आपके पास ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन की बात करनी है कि एप्सिलॉन क्या होता है, तो एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको EPSILON, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, या और भी बोल सकते हैं, कुछ एक और वर्ड्स भी आपके पास यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं इसके लिए, दैट इज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं इसको, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी सिंपली अगर कहना है तो आप सिंपली एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास मैंने थोड़ा सा बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बता दिया। मेरे को पता है वी नो log of I naught over I is what, वो सॉरी I जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर
यहाँ पे क्या बन गया, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 मान रहा था, ऊपर आपने 1 2 लिए हुए अगर तो यहाँ पे इसको 3 मान लिया, तो आपके पास क्या बन गया, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू एल। अगर मुझे एप्सिलॉन के यूनिट्स निकालने हो तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओवर सी इंटू एल। बेसिकली ये क्या है, रेशियोज हैं ए, तो मतलब अगर रेशियो है तो इसके यूनिट नहीं रहेंगे, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस होगा। अगर मुझे इसके यूनिट निकालने तो 1 ओवर कंसंट्रेशन के यूनिट्स अगर मुझे लिखने हो तो कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं क्या, मोल्स पर लीटर होते हैं वैसे, पर अगर आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर में, अब आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपने लिखना है तो उसको लिख सकते हैं क्या, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू, अब आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो अब आपके पास यहाँ पे बचा क्या, ये 3 से ये कट गया, एक यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, स्क्वायर बच गया। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे यूनिट क्या बच गया आपके पास, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बन गया, दैट इज मोल इनवर्स, कि मोल ऊपर चला गया, फिर आपके पास इनवर्स की फॉर्म में, तो ये इसके यूनिट्स बन गए। तो आपके पास एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जाता है कि आपके पास यूनिट्स क्या रहते हैं आपके पास मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आप इजिली इसको निकाल भी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक चीज बता देता हूँ कि ट्रांसमिटेंस, अगर मैं, चलो ट्रांसमिटेंस आगे डिस्कस करता हूँ। तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ट्रांसमिटेंस क्या होती है, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रांसमिटेंस लिखनी है तो ट्रांसमिटेंस भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रांसमिटेंस थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है। मतलब ट्रांसमिटेंस अगर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है तो ये रेशियो रहती है, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट T इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइडेड बाई क्या, आई नॉट। तो ये आपके पास क्या रहती है, ट्रांसमिटेंस रहती है, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी यूनिट्स भी नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसकी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटेंसिटी के रेशियोज हैं, तो आपके पास यूनिट लेस रहेगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मुझे लिमिटेशंस की बात करूं, ये जो आपके पास बियर लैम्बर्ट लॉ है, इसके लिमिटेशंस अगर आपको मैं बताऊं तो इसके कुछ एक लिमिटेशंस भी आपके पास रहते हैं। तो लिमिटेशन ये है कि पहली लिमिटेशन ये कि अब आपके पास ऐसा कोई सैंपल नहीं होना चाहिए जिसमें कि आपके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, ठीक है। मतलब आपके पास जैसे कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होता है, कीटोइनोल टॉटोमेरिक फॉर्म्स में ये आपके पास वैलिड नहीं रहने वाला, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या रहेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस, और जहां भी आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वहां पे ये फेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, टर्बिड सॉल्यूशन के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है, टर्बिड सॉल्यूशंस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जैसे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर फॉर्मिंग, व्हाट क्या फॉर्म करते हैं ये, दैट इज कॉम्प्लेक्स, वहां पे भी ये फेल हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद आगे करूं बात, ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि फ्लोरेसेंट कंपाउंड है अगर कोई, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, फ्लोरेसेंट कंपाउंड है, तो उनके लिए भी ये क्या करता है, उनके लिए भी आपके पास ये रिजल्ट प्रॉपर नहीं देता है, यहाँ पे ये क्या कर जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास इसकी कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपके पास था, दैट इज आपके पास जो एब्जॉर्प्शन लॉज थे, दैट इज आपके पास बियर लैम्बर्ट लॉ, जो आपके पास मुझे डिस्कस करना था। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास इसको समझने में। अगर आपको मुश्किल हो रही होगी तो आपने बता देना है, बहुत सिंपल है, इसको हम फिर से समझ लेंगे या कुछ और तरीके से बता देंगे। तो इतना काफी है आज के लिए। अगर नहीं समझ आया होगा तो बता देना, कमेंट जरूर करना, ठीक है, शेयर करना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा पता चलता है कि बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वंस अगेन।